वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ MBA थर्ड सेम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट SHRM के अंदर आज जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड के अंदर जो हम लेक्चर फर्स्ट ले रहे हैं जो है आपका लेक्चर नंबर 11। उसका टाइटल है आपका ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में तो समझाऊँगा कंसेप्ट ऑफ ऑडिट क्या है, और सेकेंड पार्ट में आपको समझाऊँगा कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट क्या है। जब हम ऑडिट की बात करते हैं, जब हम कंसेप्ट ऑफ ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट का मीन्स होता क्या है। ऑडिट का मीन्स होता है जो लैटिन वर्ड ओडायर है, टू हियर, टू हियर। जैसे आप देखें, यदि आप पुराने टाइम के अंदर देखें तो जो सेठ साहूकार होते थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, वो क्या करते थे, मुनीम वगैरह को रखते थे, वो अकाउंट्स का हिसाब वगैरह रखते थे, ठीक है ना। और वो उनको चीज़ें पढ़ के सुनाते थे, ठीक है ना। जैसे आप देखें तो बड़े बड़े महाराजा राजा आप देखें तो वो भी क्या करते थे, वहाँ पे भी जो मुनि वगैरह होते थे, मंत्री वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, राजा को वो सब चीज़ें सुनाते थे। तो जो लैटिन वर्ड ओडायर है जिसका मीन्स क्या है, टू हियर, उससे क्या बना है आपका जो ऑडिटिंग बना है, और ऑडिटिंग से बना है आपका ऑडिट। तो द वर्ड ऑडिटिंग हैज़ बीन डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ओडायर विच मीन्स टू हियर। अब हमें ऑडिटिंग समझ में आया। अब हम ऑडिट की हम बात करें, यदि हम मॉडर्न एट प्रेजेंट यदि हम देखें तो ऑडिट होता क्या है। ऑडिट क्या होता है, एक पर्सन होता है जो एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो एक स्पेसिफाइड टाइम पर, जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यदि मैं बात करता हूँ बैंक ऑडिट की, तो जब बैंक के जब अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च के बाद, तो फिर आपका अप्रैल वाले मंथ में जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट एज़ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। कंप्लीट पूरे साल के अंदर जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनका वो क्या करता है, चेक करता है, और उन पर ये देखता है कि वो जो एग्ज़ामिनेशन करके अपनी ओपिनियन देता है कि जो अकाउंट्स हैं वो वही स्थिति बता रहे हैं जिस जिस पर्पज़ से अकाउंट बनाए गए थे या फिर नहीं। तो वो ऑडिटिंग है। तो अब आप मुझे बताइए कि वो जो पर्सन एक्सटर्नल होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा। तो आप कहेंगे सर वो इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि उसके जो डिसीजन रहेंगे वो किसी के सपोर्ट में नहीं होंगे, वो किसी के सपोर्ट में नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऑडिट में सबसे पहले कीवर्ड आता है आपका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, कि जब ऑडिटर आता है तो एग्जामिनेशन क्या करता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है। वो बायस्ड जो है एग्जामिनेशन नहीं करता, वो किसी के फेवर में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अब वो किसका करेगा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी इंफॉर्मेशन का, और वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि प्रॉफिट मेकिंग हो। जैसे आप देखें तो प्रॉफिट मेकिंग का मतलब ये हुआ, जैसे हमने बैंक के एग्जांपल लिया, बैंक प्रॉफिट्स कमाएंगे। हो सकता है कि वो आपका NGO हो तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, पहला कीवर्ड था इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, दूसरा हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका, उस एंटिटी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट कमा रही है या फिर प्रॉफिट नहीं भी कमा रही है। अब वो जो एंटिटी है उसका साइज़ की यदि हम बात करें तो साइज़ उसका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और जब हम बात करेंगे कि वो एक एंटिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका साइज़ छोटा बड़ा है, प्रॉफिट मेकिंग है या फिर नॉट प्रॉफिट मेकिंग है, तो उसका जो हम एग्जामिनेशन करेंगे उसका पर्पस क्या रहेगा, उसका पर्पस रहेगा ओपिनियन देना। क्या रहेगा उसका पर्पस, ओपिनियन देना। और जब हम ओपिनियन की बात करेंगे तो ऑडिटर जब अपनी ओपिनियन देगा, जब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा, तो वो जो पर्सन इस प्रोसेस को करेगा उसको हम ऑडिटर बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बताओ। तो आप कहेंगे यस सर, कि ऑडिटिंग का काम जो पर्सन कंडक्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट यदि हम बात करें, यदि हम एक्सटर्नल ऑडिटर की हम बात करें तो उसका अपॉइंटमेंट एज़ पर लॉ होता है, वो आपका इंडिपेंडेंट होता है। यदि हम इंटरनल ऑडिटर की बात करें तो उसका अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रखता, वो सबॉर्डिनेट रहता है, उसकी विशेष उसके एक्ट सबॉर्डिनेट रहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसने उसका अपॉइंटमेंट किया है। ये छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यदि हम ऑडिटर को क्लासिफाइड करें इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के अंदर, एक बैंक का एग्जांपल लें, तो ये बैंक के अंदर 12 महीने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है तो वो तो उसका इंटरनल ऑडिटर है, वो एम्प्लॉई है। एज ए एम्प्लॉई 12 महीने वो बैंक से सैलरी ले रहा है और बैंक के अंदर ऑडिट कर रहा है, फुल टाइम वो बैंक के अंदर रहता है। लेकिन वो पर्सन जिसका 31 मार्च के बाद
फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद उसका अपॉइंटमेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर हुआ है और वो उस इंटरनल ऑडिटर की जो वर्किंग है उसको चेक करके अपनी ओपिनियन दे रहा है, तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के बेस पर कि कौन जो है आपका एम्प्लॉय हो सकता है। तो आप कहेंगे सर इंटरनल ऑडिटर जो है वो एम्प्लॉय हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है वो आपका प्रोफेशनल रहता है, वो आउटसाइडर रहता है, उसका अपॉइंटमेंट एज पर लॉ होता है। जैसे आप देखें बैंकिंग की बात करें, हम इंश्योरेंस की बात करें, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो उनकी स्पेसिफाइड एक्ट है और एक्ट के अंदर जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा है वो एक्सटर्नल ऑडिटर है और जो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है वो इंटरनल ऑडिटर है। तो हमें ये समझ में आता है कि सर ऑडिटर इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि जब एक्सटर्नल ऑडिटर आता है तो उसका अपॉइंटमेंट एज पर लॉ होता है, एज पर शेयर होल्डर होता है, तो वो उस अपनी ऑडिटिंग की रिपोर्टिंग किसको करता है, वो उस जिसने उसका अपॉइंटमेंट किया है, जिन लोगों ने जो अपॉइंटमेंट किया है वो उसको रिपोर्टिंग करेगा। जबकि आपका इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो उसका अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो वो इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का चेक करने के लिए उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से बन रहे नहीं बन रहे, इंटरनल कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो क्या कहलाता है, आपका इंटरनल ऑडिटर कहलाता है। अब हम देखें तो हमने ऑडिटर समझा, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर समझा, ऑडिटिंग समझा, हमने अब समझना है कि कंसेप्ट ऑफ ऑडिटर इंडिपेंडेंस क्या है, एक ऑडिटर होने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको होनी चाहिए आपके अंदर। तो सबसे पहले आता है इंटीग्रिटी, कि वो पर्सन क्या हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑनेस्ट हो, वो अपनी सर्विस को, प्रोफेशनल को जो वर्क कर रहा है उसके अंदर वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो ऑनेस्ट होना चाहिए। फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जिस पर्पस के लिए हम ऑडिट को कंडक्ट कर रहे हैं उस पर्सन को, उस ऑब्जेक्ट को भी क्या करना चाहिए, बोलो, पूरा करना चाहिए। उसका ऑब्जेक्ट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, बताओ। तो आप कहेंगे यस सर, उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, कि ऑब्जेक्ट शुड बी ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, उसका जो बायस नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की, हम बात करते हैं कि यदि हम ऑडिटर की बात करें तो ऑडिटर जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा तो वो प्रोफेशनली उसके पास वो सर्टिफिकेट, नॉलेज, डिग्री भी होना चाहिए जो उस इंस्टीट्यूट से उसको मिलता है। जैसे हम देखें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो उसके लिए कॉम्पिटेंस माना जाता है वो क्या माना जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का वो मेंबर हो, उसने वो एग्जामिनेशन पास किया हो। तो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए, उसको नॉलेज, स्किल्स होनी चाहिए अपने टास्क को पूरा करने के लिए। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो उसका अपॉइंटमेंट इसलिए किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन को विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी के कहने पर वो किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो ऑडिटर है वो क्या रखेगा, वो कॉन्फिडेंशियलिटी रखेगा, वो इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेगा। फिर बात करेंगे प्रोफेशनल बिहेवियर की। जैसा कि हम देखें जब ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, जब इंटरनल ऑडिटर भी होगा, तो उसका बिहेव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि हमें पता ना लगे कि कौन इंटरनल ऑडिटर है और कौन एक्सटर्नल ऑडिटर है। उसका बिहेव क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। और इसके अलावा उसने जो भी सारी टेक्निक वगैरह सीखी हैं वो उन सबको वो अपने वर्क के अंदर पूरा करे, अपने प्रोफेशन के अंदर पूरा करे और पूरी स्किल्स के साथ अपने टास्क को क्या करे, पूरा करे। तो इसका एक शॉर्ट कोड भी हो सकता है यदि हम बनाना चाहें कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक ऑडिटर है, वो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी रखे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हो, कॉन्फिडेंशियलिटी रखे ऑर्गेनाइजेशन की, अपना बिहेवियर प्रोफेशनल रखे और टेक्निकल स्टैंडर्ड को भी फॉलो करे। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि एक ऑडिटर में इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी होने के साथ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस होना ज़रूरी है, वो सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखे, उसका बिहेवियर प्रोफेशनल रहे और वो अपने वर्किंग के अंदर सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड को पूरा करे। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ एचआर ऑडिट। जब हम एचआर सिस्टम की बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए हम एक सिस्टमेटिक फॉर्मल प्रोसेस बनाएंगे, जो उसकी जो प्रोसेस बनी है, जो स्ट्रेटजी बनी है, जो पॉलिसीज़ बनी है, प्रोसीजर, स्ट्रेटजी,
पॉलिसीज़ बनी, जो डॉक्यूमेंट्स या स्ट्रक्चर हमने बनाई है, जो हमने सिस्टम या प्रैक्टिस हमने रखी है, वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, उसी को हमने क्या नाम दिया है, एचआर ऑडिट दिया। तो एचआर ऑडिट एक यूज़फुल है, ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। एक ऐसा सिस्टम है जो चेक करता है कि वो प्रोसीजर और रूल्स और रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम के अंदर फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यदि वो फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको चेक करके अपनी रिपोर्ट भी देता है। वो इंश्योर करता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम के अंदर नहीं आए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। तो हमें ये समझ में आया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एचआर ऑडिट है उसका यही पर्पज़ है कि एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम जो बना रखा है उसके हिसाब से, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यदि उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो उसको चेक करके उसको रिपोर्ट करना और सिचुएशन को क्या करना, कंट्रोल करना, और इसको कम्युनिकेट करना टॉप मैनेजमेंट को। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई करेक्शन करना है तो उसको सजेस्ट भी करना। तो इस लेक्चर के अंदर हमने एचआर ऑडिट को पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक